बहुत स्वागत करता हूं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की क्लास में। तो गाइस आज अभी हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड जो हमारा यूनिट है उसको कवर कर रहे हैं और आज के भी क्लास में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि एग्जाम हमारा करीब है तो एग्जाम को देखते हुए सारे ही यूनिट्स का मैं आपको रिवीजन यानी पुनरावृत्ति करा रहा हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको पढ़ाया था, अभी लास्ट डे हम लोग कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। तो रिसर्च में कुछ बातें मैंने आपको बताई है, कुछ चीज़ें और हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार, और उसके बाद और भी जो यूनिट्स हैं उसको, क्योंकि हमारे पास आज 15 है ना, तो 10 दिन है हमारे पास, 25 से 28 तो आपका एग्ज़ाम है, तो 25 से 28 तो जून वाले साइकिल का एग्ज़ाम है। ऐसे में 10 दिन हमारे पास और है, तो इन 10 दिनों में हम अपनी तैयारी पुख्ता कर लें, अच्छी कर लें, क्योंकि उसके बाद आपका एग्ज़ाम होना है 3-4 दिन लगातार अलग अलग दिनों पे और डिफरेंट शिफ्ट में। तो इसको लेकर के क्वेश्चन सीरीज भी हमारा चल रहा है और कल से मैं कोशिश करूंगा कि दोपहर में आधा या 1 घंटा हम लोग मॉक सेशन भी करें। जो हमारा मिशन जेआरएफ ग्रुप है तो उस पर हम लोग हाफ एन आवर डेली जो है अगले 10-12 दिनों तक मॉक सेशन करेंगे फॉर 30 मिनट्स। मॉक सेशन का मतलब है क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन पे भी विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, जो कि ग्रुप पे ही होगा ना, जो ग्रुप पे होगा। तो कल से हम लोग करेंगे। समय मैं आपको पहले ही बता दिया करूंगा 1-2 घंटे पहले। दोपहर में जैसे मान लीजिए 2 बजे होना है तो 12 बजे आप उसकी सूचना आपको मैं दे दूंगा, ताकि आप सभी लोग अवेयर और उपलब्ध रहें उस समय पे। तो ये भी हमारा क्लास के साथ साइमल्टेनियसली चलेगा अगले 10-12 दिनों तक, ठीक है। अब गाइज हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ भी मूव करेंगे ना। तो पहले हम लोग गाइज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसा कि हर दिन हमारा क्वेश्चन सीरीज होता है, तो आज भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। जिस सेकंड मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, तो गाइज आप सभी को स्क्रीन नजर आ रहा होगा। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन गाइज आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं इसको। जो पहला क्वेश्चन हमारा है, द मोर परफॉर्मेटिव ब्रॉडकास्ट, जो असर्शन है वो ये कह रहा है कि द मोर परफॉर्मेटिव ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो मोर कोहेसिव एंड पॉपुलर, बट ओइंग टू न्यू मीडिया इट्स इफेक्ट इज डिक्रीजिंग। यानी जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होता है ना, द मोर परफॉर्मेटिव ब्रॉडकास्ट इज मोर कोहेसिव एंड पॉपुलर, बट न्यू मीडिया इट्स इफेक्ट इज डिक्रीजिंग। यानी आज के समय में गाइस जो नया मीडिया आ रहा है ना, नया मीडिया मतलब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिसमें आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, तो इसके आने से जो हमारा पुराना ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है ना, जो टीवी वगैरह चलता था, वो उस पर काफी प्रभाव पड़ा है। पहले तो टीवी ही लोकप्रिय होता था, टेलीविजन पे ही हम सब कुछ देखते थे, लेकिन जो नया मीडिया आया है ना पिछले 10 सालों में, जो न्यू मीडिया डेवलप हुआ है और हम सभी लोग उसके यूजर बने हैं, हम सभी लोगों का उस पर अकाउंट है, यूज करते हैं, तो ऐसे में क्या हुआ है कि नई नई मीडिया की वजह से जो है पुरानी मीडिया का प्रभाव घटा है। टीवी अब कौन देखता है, बहुत कम लोग, पुराने लोग ही देखते हैं, नए लोग तो सारा सोशल मीडिया पे ही यूज करते हैं। और रीजन दे रहा है, जो हमारा दूसरा रीजन है, रीजन यहाँ पे ये कह रहा है कि इंटरनेट प्रसारण मीडिया पर तेज हानि होने की ओर प्रवृत्त है। ठीक है, हिंदी में ही है कि इंटरनेट जो ब्रॉडकास्ट है, इंटरनेट के आने से जो हमारा मीडिया है उस पर काफी हानि हुआ है। मतलब कि पुराने जो मीडियम है, पुराने जो सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हमें कई सारे इंफॉर्मेशन मिलते थे, तो इंटरनेट के आने से काफी लॉस हुआ है पुराने जो चैनल्स वगैरह हैं उसको। तो विच वन इज करेक्ट? कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ऑप्शन ए। तेज से हानि मतलब तेजी से हानि पहुंचा है, खास सर करके जो
ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है उसको? ऑप्शन नंबर ए। Sir, both A and R correct, and R is the correct explanation. Sir, option number A is correct, sir. ए, हाँ यही है, दोनों ही ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि नए मीडिया के आने से जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, जो टीवी वगैरह, वो तो काफी उसको हानि हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फॉर एमर्जिंग फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, फॉर एमर्जिंग फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन रिसर्चर पॉल प्रूव टू बी सेमिनल थिंकर एंड रिसर्चर इन व्हाट वे? यानी गाइस मास कम्युनिकेशन आप सभी लोग जानते हो, जनसंचार, तो जनसंचार के उभरते क्षेत्र में शोधकर्ता पॉल जो है वो किस प्रकार से एक प्रारंभिक चिंतक व शोधकर्ता साबित हुए? आप सभी को पता है गाइस कि मास कम्युनिकेशन काफी एक उभरता हुआ क्षेत्र, एमर्जिंग फील्ड है ना। आज के टाइम पे मास कम्युनिकेशन उभरता हुआ फील्ड है, काफी स्कोप उसमें आ रहा है, कई लोग उसकी पढ़ाई भी करते हैं, उस पर भी करियर बनाते हैं, मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन एक एमर्जिंग फील्ड है, इसमें कोई दुमत नहीं है। अब एक रिसर्चर है जिसका नाम पॉल लेजर है, तो वो कैसे अपने आप को साबित कर सकता है कि वो एक अच्छा और प्रारंभिक चिंतक होने के साथ साथ वो एक अच्छा शोध करता है? तो ऐसे में वो कैसे इस चीज को साबित कर सकता है? इसके 4 पॉइंट्स हैं, आपको बताना है। पहला पॉइंट है फॉर एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ सोशल साइंस मेथड, यानी पॉल क्या करेगा कि सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए, है ना। दूसरा है फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग विद अ हाई लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, यानी उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ परीक्षण देने के लिए। तीसरा है रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, यानी अमेरिका की शिक्षा प्रणाली का स्तर बढ़ाने के लिए। और चौथा है फॉर मेकिंग एजम्पशंस दैट मीडिया हैव लिमिटेड डायरेक्ट इफेक्ट, यानी यह धारणा बनाने के लिए कि मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव बहुत सीमित है, डायरेक्ट इफेक्ट उसका ज्यादा नहीं होता मीडिया का। तो ऐसे में मास कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा पॉइंट आपको ठीक लग रहा है कि ये मास कम्युनिकेशन की दृष्टि में ठीक है? विच वन इज करेक्ट? जस्ट अ सेकंड। तो कौन सा पॉइंट यहाँ पे गाइज आपको मतलब जो है ठीक लग रहा है ना, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। सर क्वेश्चन शो नहीं कर रहे हैं सर। ओके, जस्ट वेट। अभी आ रहा है ना? नहीं सर। ओके, जस्ट वेट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। सर इसे ना आप जो कनेक्शन सर जो कनेक्शन शेयरिंग आपको शो कर रहा था उसे बैक करते तो शायद क्वेश्चन शो करता। मैं भी कर रहा हूँ, एक सेकंड। अब बताइए गाइस, जब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा तो अब आप आंसर बता सकते हो कि मास कम्युनिकेशन की दृष्टि में क्या मतलब ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। मास कम्युनिकेशन की दृष्टि में विच वन इज करेक्ट? ये होगा लग रहा है सर। क्या होना चाहिए आंसर? ए, यानी ए एंड बी। इट मीन्स कि मास कम्युनिकेशन जो है वो सोशल साइंस मेथड हम उसमें यूज करते हैं। मास कम्युनिकेशन आपके अकॉर्डिंग एक सोशल साइंस मेथड है, यानी उसमें हम सामाजिक विज्ञान के जो भी विधि हैं उसको खोज करते हैं। और दूसरा है ट्रेनिंग विद अ हाई लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। इट मीन्स कि मास कम्युनिकेशन में उद्यमिता के काफी स्कोप हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के काफी स्किल है। बाकी सी तो नहीं होगा, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से क्या लेना देना है? मास कम्युनिकेशन का अमेरिकन, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। या फिर चौथा है फॉर मेकिंग एजम्पशन दैट मीडिया हैव लिमिटेड डायरेक्ट इफेक्ट, तो ये इसमें बोल रहा है। ठीक है, तो
ठीक है, ये भी नेगेटिव पॉइंट ये डी वाला, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि मीडिया का जो है ना बड़ा लिमिटेड इफेक्ट है, तो ये गलत है। मीडिया का लिमिटेड इफेक्ट तो नहीं होता ना, मीडिया का तो काफी मतलब बड़ा प्रभावशाली उसका एक इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। तो डी वाला भी नेगेटिव पॉइंट है, नहीं होता, होना चाहिए। तो ऊपर के दो ठीक हैं, ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए गाइस? इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ नॉलेज इन क्लासिकल इंडियन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ द अनऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट विद अ नोन ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ चार आपके ज्ञान प्राप्ति के साधन है। ये जो चार ऑप्शन दिख रहा है ये क्या है? मीन्स ऑफ नॉलेज, जहां से आप ज्ञान प्राप्ति करते हो, है ना, नॉलेज गेन करते हो, नॉलेज पाते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसको कि आप सिमिलैरिटी के आधार पे, जैसे हम लोग सिमिलैरिटी माने कंपैरिजन, कई बार होता है ना कि हम तुलना के आधार पे ज्ञान प्राप्ति करते हैं। किसी भी दो चीज की आप तुलना कर रहे हो, कोई भी दो चीज, किसी दो देश की तुलना या किसी दो फेनोमिनन की तुलना, किसी दो विषय की तुलना, तो जब तुलना करते हो तो तुलना करने से नई नई चीजों का पता लगता है। अगर आप किसी दो देश के बीच में तुलना करिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में तुलना अगर आप करोगे तो आपको बहुत सारी नई बातें पता लगेगी कि क्या भारत में है क्या नहीं है, तो है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं गाइस? आप देखिए इस बेवकूफ, हेलो जी, हाँ बोलिए।